हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। अच्छा, खुशखबरी दे दें आप लोगों को। तो खुशखबरी ये है कि आप लोगों की जो इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि पोस्टल सर्विसेज जो हमारी हैं, उनके अंदर वैकेंसीज निकली है। किसकी भैया? डाक सेवक की वैकेंसीज निकली हैं ग्रुप डी के अंदर। अच्छा, जो ये वैकेंसीज निकली हैं इनमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हैं, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। उल्टा दूसरे इसमें जो ज़्यादातर बच्चे हैं एग्जाम भरने वाले, वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। नोटिफिकेशन दे रखी है इंग्लिश में, तो सोचा समझा दें आप लोगों को, जानकारी सही सही दे दें। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कैसे नंबर जुड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिख कर दे रखे हैं यहाँ पर इन्होंने, इंडियन पोस्ट वाले ने, जिनकी वजह से आपका फॉर्म बहुत जल्दी रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाना है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। टाइम ज़्यादा लूंगा नहीं, तेजी तेजी में चीज़ें बताता हुआ चलूंगा ताकि आप लोगों का भी टाइम हद से ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये हमारी भी मंशा नहीं है भाई, तो इसलिए चीज़ें बताता चलूंगा तेजी में और टाइम बर्बाद होने नहीं दूंगा। नोटिफिकेशन जो जारी हुई है 17/21/2023 की जीडीएस की नोटिफिकेशन है। जारी होने की जो इसकी डेट है वो है 27 तारीख। फॉर्म भरे कब तक जाएंगे, सबसे पहले ये देखते हैं फॉर्म भरे कब तक जाएंगे। भाई एक सेकंड रुकना, नीचे चलते हुए चलेंगे। हाँ जी, देखो, जो फॉर्म भरे जाएंगे भैया आपके 27 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। 16 फरवरी को फॉर्म भरे जाने बंद हो जाएंगे। इसके बाद 17 से लेकर के 19 तारीख तक, यानी कि 2 दिन का आपको करेक्शन विंडो दिया जाएगा। अगर आपसे आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, कोई गुस्ताखी हो गई है, तो उस चीज को इन 2 दिनों के अंदर सही कर लेना। इसके बाद आगे चलते हैं भैया, जो आपकी ग्रेड पे है उनका डिस्कशन आ गया। ग्रेड पे के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले नौकरी लग जाए उसके बाद देखेंगे मिलना तो क्या है क्या नहीं है। बीपीएम की है, एबीपीएम की है और डाक सेवक की है, 3 की ये वैकेंसीज हैं। इंपॉर्टेंट बातें सारी पहले ही हाईलाइट करके लाया हूं ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो कम से कम बर्बाद हो और सारी जानकारी जो है इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को डायरेक्टली मिल सके। अब यहां पर बात कर लेते हैं जो आपकी जॉब है, यहां पर आपको किस जॉब में क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी जॉब के अंदर क्या क्या काम होगा आपका। तो सबसे पहली जो जॉब आती है वो आती है जी बीपीएम की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। जो कहीं पे भी कोई आपकी अलग अलग ब्रांच होगी पोस्ट ऑफिस की, उसके अंदर जो आप लोग पोस्ट मास्टर लगेंगे उसकी ये पोस्ट आती है पहली, बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। अब इसके अंदर आपको जो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन है, यानी कि जो डाक वाक आएंगे उन्हें सॉर्ट करना, स्टैंप लगाना, भेजना, इधर उधर डिलीवर करना, ये सारे काम आपके इसके अंदर आएंगे। साथ ही साथ जो इंडियन पोस्ट अलग अलग प्रोडक्ट चलाता है, जैसे बैंकिंग की सर्विस भी देता है और भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप पोस्ट के थ्रू, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज देता है। इन सारी सर्विसेज की जो मार्केटिंग करनी होगी और प्रमोशन करना होगा, लोगों तक इन्हें फैलाना होगा, वो भी आपकी पोस्ट के अंदर ही आएगा ये काम भी। साथ के साथ और क्या आएगा भैया, स्मूथली एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ ब्रांच। ब्रांच के अंदर स्मूथली और टाइम से काम होता रहे, ये भी आपकी जिम्मेदारी होगी देखना, क्योंकि आप क्या हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं। और साथ ही साथ भैया आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसके बाद आपको जो रहने का एरिया होगा, रहना कहाँ होगा भैया, आपको जो विलेज है जिसके अंदर आपका पोस्टल विलेज है, जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है, उसी गांव में रहना भी होगा। ये नहीं होगा कि आप लोग रहे उससे 4 5 6 गांव अलग रहे हो, जिले में रह रहे हो, नहीं, जहां पर आपका पोस्ट ऑफिस है उसी गांव में रहना होगा। यानी कि बीपीएम की जो पोस्ट है ये मिलेगी गांव में, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। इसके बाद आ जाते हैं भैया आपकी कौन सी, एबीपीएम की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, जो स्टैंप होती है उन्हें बेचना, स्टेशनरी जो होती है उसे बेचना, साथ ही साथ भैया डिलीवरी ऑफ मेल्स एट डोर स्टेप, डिपॉजिट पेमेंट्स एंड अदर ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी, जितने भी जो आपके डाक आया करेंगी उन डाक को जगह जगह तक पहुंचा के आना। क्यों, पोस्ट मास्टर नहीं करेगा, आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, बीपीएम है, वो इस काम को नहीं करेगा, इस काम को करेगा एबीपीएम, डाक घर तक पहुंचाने के। साथ ही साथ जो आप स्टैंप बेचेंगे वो भी आप ही बेचोगे, स्टेशनरी जो बिकती है पोस्ट ऑफिस में वो भी आप ही बेचोगे, और भैया मेल्स के साथ साथ जो डिपॉजिट और पेमेंट्स होते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो बैंक है उसके अंदर, ये सारे काम भी आप ही करोगे। कौन करेगा, जो बच्चा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम में भर्ती होगा। साथ ही साथ भैया यहां पर 1 2 इंपॉर्टेंट जानकारी और है, आप हट जाओ जनाब। हाँ जी, देखो और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है भैया, आपको जो कस्टमर सर्विस है, मार्केटिंग करनी होगी, प्रमोशन करना होगा प्रोडक्ट्स का, जैसे आप लोगों के ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पे भी है। जो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, जो इसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, वही एबीपीएम में भी करना है। इसी के साथ साथ भैया आप लोग और अदर ड्यूटीज जो है बीपीएम की, ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी ड्यूटी आपको करनी पड़ सकती है अगर आपके सीनियर्स ने आपको कहा उस टाइम पर आपके विभाग के अंदर कोई पोस्ट मास्टर नहीं है, ब्रांच पोस्ट मास्टर नहीं है ब्रांच में, तो आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की ड्यूटी भी दे दी जाएगी, वो भी करनी होगी। और आपको जो रहना होगा भैया, आपको जुरिडिक्शन में रहना होगा पोस्टल ऑफिस के, यानी कि जिस जगह तक आप लोग अपनी डाक देकर आ रहे हैं, जिन घरों तक जो वो जुरिडिक्शन है उसी के अंदर कहीं ना कहीं आपको रहना होगा। उसी गांव में रहना जरूरी नहीं है अगर आप लोग 3 4 गांव के अंदर पोस्ट देते हैं।
तीसरी वैकेंसी है इसमें डाक सेवक की। अब डाक सेवक की भी देख लेते हैं, डाक सेवक की क्या क्या भैया जुरिडिक्शन से काम करने की, ठीक है। तो ये सेल्स ऑफ स्टैंप स्टेशनरी ये सब कुछ सेल करेगा, पेमेंट्स वगैरह का सब कुछ देखेगा, जैसा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो सब चीजें देख रहा था वो ये भी देखेगा। प्लस इसी के साथ साथ भैया ये क्या करेगा, सॉर्टिंग ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज जो है उसमें सॉर्टिंग यानी कि मेल अलग करने का काम भी आपको दिया जा सकता है डाक सेवक के अंदर, अगर आप लोग डाक सेवक में भर्ती हो रहे हैं। साथ ही साथ जो रिसीट होती है यानी कि कितनी डाक आई कितनी गई और अदर जो खर्चों की रिसीट्स होती है ये सब भी आप लोगों को देखनी होगी डाक सेवक को। इसी के साथ साथ भैया और क्या दिया हुआ है यहाँ पर ये देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ साथ आपको असिस्ट करना होगा, असिस्टेंट का काम करना होगा अपने पोस्ट मास्टर के लिए या फिर सब पोस्ट मास्टर के लिए जो उस ब्रांच पे होगा, असिस्टेंट का काम भी करेंगे आप लोग। और अगर कोई ड्यूटी आपको कह दी जाती है, आपका सीनियर कोई ड्यूटी कह देता है तो आप लोगों को वो ड्यूटी हर हालत में पूरी करनी होगी। और एट द एंड आप लोग रहोगे कहाँ, जहां पर आप अपनी पोस्ट की डिलीवरी दे रहे होंगे जिस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर कहीं भी रह सकते हो, उससे बाहर नहीं रह सकते। एलिजिबिलिटी, कौन कौन बच्चा इस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है, किस किस में नौकरी लग सकती है। सिंपल शाफ्ट शब्दों में बता दूं, एलिजिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने 10वीं कर रखी है और 10वीं के अंदर मैथ्स और इंग्लिश आपके पास 2 सब्जेक्ट रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है भैया। मिनिमम एज जो है वो 18 साल के आप कम से कम हो, हद से ज्यादा आप 40 साल के हो रखे हो, ये इसके एज क्राइटेरिया है। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन जो है वो लास्ट सबमिट करनी है। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन ऑफलाइन ऑफलाइन भेजने की सोच रहे हो, कुछ नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरनी है, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। उम्र में भी छूट दे रखी है, किस उम्र में कितनी छूट दे रखी है, लेकिन उम्र में छूट के साथ साथ ये बता दूं, अगर आप लोगों को उम्र में छूट चाहिए, नीचे लिख भी रखा है, देखो नीचे इसलिए ये लिख भी रखा है, अगर आप लोगों को उम्र में छूट चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा भैया, जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपने विभाग से, यहाँ से ओबीसी का सर्टिफिकेट जो भी है ये सब लेना होगा और सबमिट कराना होगा, वरना आपका जो फॉर्म है फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। जो अदर एग्जाम्स में होता है ना कि आपको जनरल में ले लेंगे, अगर आपने एससी एसटी या ओबीसी का नहीं लगाया सर्टिफिकेट, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, अपने घर जाओ, आपका फॉर्म रिजेक्ट। एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोग देखो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, जबकि एससी एसटी के लिए, ठीक है जी, कितना है, 5 साल का है, ओबीसी के लिए कितना है, 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी जिनका पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, अच्छा कौन कौन से डिसेबिलिटी वाले पर्सन इस फॉर्म को भर सकते हैं वो भी बताऊंगा आगे, उनको 10 साल का है। और ओबीसी के अंदर कोई पीडब्ल्यूडी है उसे 13 का, और एससी एसटी में है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन। 15 साल का एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या, अगर आप में इसकी मैक्सिमम एज 40 दे रखी है और आप एससी एसटी से आते हो और आप हैंडीकैप्ड हो, तो अगर आप 55 साल के भी हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। आप कहोगे सर वो तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई, अब वो खुदा जाने। आगे चलें इस बात के ऊपर, चलिए हाँ जी। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो आप लोगों के मन में डाउट आएगा सबसे बड़ा कि भैया कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, कैसे कैसे पास होगा। तो बता दिया सिंपल शब्दों में कि आपने 10वीं जो है वो पास कर रखी हो, और 10वीं में पास करने के साथ साथ आपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है ये पढ़ रखी हो, और कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में ये आती हो, कंपलसरी या इलेक्टिव में मैथ्स और इंग्लिश आपकी आती हो। साथ ही साथ आपने जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज आपने सेकेंडरी लेवल तक पढ़ रखी हो। लोकल लैंग्वेज चाहे आपकी वो कोई सी भी हो सकती है, हिंदी भाषी की हिंदी हो सकती है, उड़िया हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कुछ भी जो आपकी लोकल भाषा है वो आपने एलिमेंट्री लेवल तक, वो सॉरी सेकेंडरी लेवल तक पढ़ रखी हो, एलिमेंट्री कह रहा हूं भाई। अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, हर जगह मांग रहा है, साइकिल चलानी आती हो, सबसे आती होगी। और भैया एडुकेट मीन्स ऑफ लिविंगहुड, यानी कि आपसे जीने का सही साफ सुथरा तरीका आता हो, एडुकेट मीन्स ऑफ लिविंग आता हो, आपसे लिवलीहुड आता हो। चलिए अब एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और बची हैं, उन्हें और देख लेते हैं, फिर इस नोटिफिकेशन के इवेंट को बंद करेंगे। ज्यादातर अधिकतर जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी अब तक। देखो अगर आप लोगों की पोस्ट जो है वो, हाँ जी, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या फिर डाक सेवक की, इन तीनों में आपकी जो पोस्ट का सिलेक्शन हो रहा है, कौन कौन से लोग जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कोई कमियां हैं उनमें, फिर भी इन्हें भर सकते हैं। कौन कौन से भैया, जिन्हें लो विजन हो वो भी भर सकते हैं, डेफ हो या फिर हार्ड हियरिंग, सुनने में थोड़ी सी दिक्कत होती हो, मशीन लगा के सुनते हो, ठीक है जी, एक आर्म हो, एक लेग हो, या फिर भैया आपका लेप्रोसी क्योर्ड हो, या फिर ड्राफिज्म हो, छोटे हो, एसिड अटैक के विक्टिम हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं, अगर आपके अंदर बोलने की थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंगस्ट डिसेबिलिटीज मेंशन्ड एट A to B above एक्सेप्ट डेफ एंड ब्लाइंडनेस। अच्छा जी,
अगर आपके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बस आप अंधे और बहरे दोनों ही ना हो, ना तो आपको सुनाई देता हो ना आपको दिखाई देता हो, ऐसी दोनों एक साथ ना हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप सिर्फ अंधे हो तो भी भर सकते हो, सिर्फ बहरे हो तो भी भर सकते हो, दोनों हो तो नहीं भर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है डिसेबिलिटी वालों के लिए। आए अब आगे। हाँ जी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, अब सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन आपका जो मेरिट बनेगी जी, मेरिट बनेगी आपकी 10वीं के नंबर के ऊपर। किस बेसिस पे मेरिट बनेगी, 10वीं के नंबर पर बनेगी। जो एप्लीकेशन होगी उसमें जो शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट, वो किसके ऊपर करे जाएंगे, 10वीं के एग्जाम के ऊपर करे जाएंगे। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो आपने 10th का दे रखा है, इसके बेसिस पर आप लोग सेलेक्ट होंगे। सेलेक्ट भी कैसे होंगे, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, वो देख लो, ध्यान रखो। अगर आप लोगों के एग्जाम में, हाँ जी, अगर आपके 10th के एग्जाम में मार्कशीट के अंदर मार्क्स और मार्क्स एंड ग्रेड पॉइंट जो है ये दोनों दे रखे हों, तो आप कौन सा काउंट करेंगे, ओनली देयर टोटल मार्क्स विल बी वर्कड आउट ऑफ टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल कंपलसरी एंड इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर दोनों दे रखे हैं तो मार्क्स लिखेंगे आप लोग। अगर आपने ग्रेड लिख दिया, भले ही मार्क्स दे रखे हैं और ग्रेड दे रखे हैं, अगर आपने ग्रेड लिख दिया तो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, ध्यान रखना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे देखो, और भी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, देखो। अगर आपके टोटल के मिला के जो ग्रेड बैठता है सारे सब्जेक्ट का वो नहीं दे रखा, सब्जेक्ट वाइज ग्रेड दे रखा है, तो सब्जेक्ट वाइज ग्रेड जो है वो ऐसे निकलेगा। अगर आपके 10 हैं तो आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 9 जितने भी हैं 9.5 से सब्जेक्ट वाइज मल्टीप्लाई करोगे, फिर फाइनल बनेगा। लेकिन अगर यहीं पर आपका टोटल सीजीपीए दे रखा है सब्जेक्ट्स के साथ साथ, हर सब्जेक्ट का भी दे रखा है, एक एंड में टोटल भी दे रखा, तो आप टोटल वाले को क्या करोगे, 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे और तब नंबर निकलेंगे। अब स्थिति एक बनती है कि अगर सर कई सारे बच्चों का एक जगह आ गया और टाई हो गया उनके बीच में, तो क्या करेंगे। अगर मान लो आपका और 6 बच्चों का और के सेम बराबर नंबर बैठ गए, तब कैसे सिलेक्ट किसे करें, प्रेफरेंस किसे, टॉप पे किसे रखें, नीचे किसे रखें, उसके लिए एक प्रोसेस दे रखा है, उस प्रोसेस को यहां पढ़ेंगे। अगर आप लोग, हाँ जी, पर्टिकुलर कैटेगरी में एक जगह आते हैं कई सारे लोग एक ही जितने नंबर पे हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जो सबसे बड़ा होगा एज में, डीओबी जिसकी सबसे ज्यादा होगी। फिर दूसरे नंबर पर कोई ट्रांस वुमेन है एससी की, उसे। फिर भैया एसटी की फीमेल को, सॉरी एसटी की ट्रांस वुमेन, एसटी की फीमेल, एससी की ट्रांस वुमेन, एससी की फीमेल, ओबीसी ट्रांस वुमेन, ओबीसी फीमेल, देन इसके बाद ईडब्ल्यूएस ट्रांस वुमेन, ईडब्ल्यूएस फीमेल, अनरिजर्व्ड की ट्रांस वुमेन और अनरिजर्व्ड फीमेल। देन इसके बाद आएगा एससी के ट्रांस मेल का नंबर, फिर एसटी के मेल का, फिर एससी के ट्रांस मेल, एससी के मेल, इसके बाद आपके ओबीसी के ट्रांस मेल, ओबीसी मेल, देन इसके बाद आएंगे आपके ईडब्ल्यूएस के ट्रांस मेल, फिर ईडब्ल्यूएस के मेल, देन अनरिजर्व्ड के ट्रांस मेल और सबसे आखिर में अनरिजर्व्ड के मेल। अगर आप लोग 2 बच्चे हो, एक अनरिजर्व्ड का मेल है और दूसरा अनरिजर्व्ड की फीमेल है, तो पहले नंबर अनरिजर्व्ड की फीमेल का रखा जाएगा मेल के बजाय। सिंपल मतलब यह है, ये क्रोनोलॉजी है, जो इसमें पहले आएगा उसका नंबर पहले, जो बाद में आएगा बाद में, अगर नंबर एक बराबर है। यहां तक चीजें समझ में आती हैं, नहीं आती हैं बताते रहना। अब इसके बाद नीचे आगे आके इंपॉर्टेंट एक चीज आती है सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस देखो क्या होने वाला है। आप लोगों के जो आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, इन डॉक्यूमेंट्स को देने के बाद एक मेरिट तैयार करी जाएगी, उस मेरिट के बेसिस पर बच्चों को बुलाया जाएगा। और बुलाने के बाद जी आप लोगों को एक एसएमएस आएगा। क्या आएगा, एक एसएमएस आएगा और मेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पर। इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका नाम मेरिट में आ गया है। देन इसके बाद आप लोगों को जाना है, जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहेंगे और ये 10 से 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन जो है ये 10 से 15 दिन के अंदर हो जाएगा आपका। जिसका वेरिफिकेशन होता रहेगा वो अगली स्टेज में जाता रहेगा। 10 से 15 दिन का टाइम दे रखा है, देन उसके बाद आपकी नौकरी पक्की। ठीक है जी, ये टोटल इस नोटिफिकेशन में था, जो भी चीजें थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में नहीं भी आता तो जो डाउट्स हैं आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके डाउट्स का जवाब दिया जाएगा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ इस इवेंट को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली बार।